नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज हम सभी लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल को हम सभी लोग इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 4 भागों में उसका विभाजन किया गया है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम हम सभी लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा है आपका जो है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल के नाम से जाना जाता है। चौथा आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया है। आज की क्लास का आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पहला, यानी कि आदिकाल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। ये क्यों कहा गया है आगे हम सभी लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम सभी लोग इसकी जो है समय सीमा को एक बार देख लेते हैं। इन सभी काल की जो समय सीमा है वो क्या है। देखिए, आदिकाल की जो समय सीमा है वो है 1050 से 1375। ये दोस्तों विक्रम संवत में है। इसी तरह से पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल की जो समय सीमा है वो है 1700 से 1900। देखिए, आधुनिक जो काल है, जिसको गद्य काल कहा जाता है, इसकी समय सीमा 1900 से अब तक मानी गई है। देखिए, आदिकाल जो है क्या है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है सबसे पहले। तो आदिकाल यानी कि सबसे पहले का जो काल था वो आदिकाल के नाम से जाना गया है। इस काल में जो है राजाओं की वीरता का और उनका वर्णन जो है प्रशंसा शौर्य चक्र का वर्णन जो रचनाओं के माध्यम से किया गया है, इसलिए इस काल को जो है वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, आदिकाल को जो है आदिकाल का नाम किसने दिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसका नामकरण किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो है ये पॉइंट है। अब हम सभी लोग देख लेते हैं आदिकाल को किसने जो है क्या कहा है। जो अलग अलग कवि हैं उन्होंने आदिकाल को अपना जो है अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आदिकाल को जो है वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको वीरगाथा काल का नाम दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो आदिकाल को वीरकाल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसी तरह से पूछा जाए आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने इसको जो है चारण काल कहा है। देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। देखिए, आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने कहा है। इसी तरह से आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो धीरेन्द्र वर्मा ने जो है इसको अपभ्रंश काल कहा है। आगे देखिएगा, आदिकाल की विशेषताएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आदिकाल की विशेषताओं पर हम सभी लोग नज़र डालेंगे। तो आदिकाल की जो पहली विशेषता है वो है दोस्तों आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए, इस काल में कवि जो है राजाओं के यहाँ रहते थे। तो जो कवियों को जो है आश्रय देते थे उनकी जो है कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रशंसा करते थे। देख लीजिएगा, इस काल में कवि जो है राजाओं के यहाँ रहते थे और अपने राजा के वीरता और पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे। ऐसे कवियों को जो है चारण कवि कहा जाता था। यहाँ से एक आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है क्लियर हुआ है। पूछा था चारण कवि किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख चुके हैं। तो देखिएगा, वीर रस की प्रधानता जो है इस काल की एक विशेषता है और युद्धों का सजीव वर्णन। जो कवि थे वो राजा के यहाँ रहते थे, तो जो राजा थे युद्ध करते थे उसका सजीव वर्णन जो है वो कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से करते थे। तो ये भी एक आदिकाल की प्रमुख विशेषता है। देखिए, अप्रमाणिक रचनाएं भी इस काल की विशेषता है। इसी तरह से वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन भी आदिकाल की विशेषता के रूप में जाना जाता है। अगला देखिएगा, आदिकाल में रासो काव्य की प्रधानता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आदिकाल में रासो काव्य की प्रधानता है। जो कवि राजा के दरबार में रहते थे उन्हें चारण कवि के नाम से जाना जाता था और इनके द्वारा लिखे गए काव्य को जो है रासो काव्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सभी जो है आदिकाल की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएँ रही हैं। देखिए, इस काल में जो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी एक इस काल की विशेषता है। ये जो आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो यहाँ पर आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ। अगला देखिएगा, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन सभी को मैंने कवर किया है।
तो यहाँ पर देखिएगा कवि इधर रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। तो दलपति विजय इनकी जो रचना है दोस्तों खुमान रासो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से चंद्रबरदाई इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। इसकी जो भाषा है दोस्तों ब्रज भाषा है, ये प्रथम महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। देखिए नरपति नाल इनकी जो रचना है यह है बीसल देव रासो। इसी तरह से जगनिक की बात करें तो परमाल रासो इनकी जो है रचना है, ये एक आलखंड है। नल सिंह भट्ट की अगर बात करें तो विजयपाल रासो इनकी रचना है। देखिए विद्यापति इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो एक है कीर्तिलता, दूसरी है कीर्ति पताका, तीसरी है पदावली, चौथी इनकी रचना है लिखनावली। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर हम सभी लोग देखेंगे सरहपा की। तो इनकी एक रचना है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। स्वयंभू की रचना देखिएगा तो पौम चरिव और अरिष्टनेम चरित, इनकी ये दो रचनाएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से केदार भट्ट की यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश रचना है। देखिए अब्दुल रहमान की जो रचना है वो है संदेश रासा। विजय सेन सूरी की बात करें तो रेवंत गिरिरास इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसी तरह से जिनधर्म सूरी की रचना स्थूलभद्र रास है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस क्लास के माध्यम से हम सभी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उन सभी पर डिस्कस किया है। अब जो अगली क्लास रहेगी वो इसी से संबंधित रहेगी, यानी कि आदिकाल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। जिसको भी इस क्लास की जो PDF है, ये PDF चाहिए तो आप सभी लोग व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जा करके मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये जो PDF है ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।